Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes, Bajaj Nagar. So, today you can see on my screen, we are going to see the first poem once again. Means, actually, we are not going to see the explanation of the first poem, Where the Mind is Without Fear, which was composed by Rabindranath Tagore. But we are going to learn today the warming up and वर्कशॉप ऑफ द सेम पोएम. सो जो भी पोएम के पहले जो वार्मिंग अप है और जो इंग्लिश वर्कशॉप दिया गया है पेज नंबर 4 और 5 पे, ये वर्कशॉप आज हम देखने जा रहे हैं. तो यू कैन जस्ट ओपन द पेज नंबर 2 एट द बिगिनिंग. वार्मिंग अप है यहाँ पे, और यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, पेयर अप विथ योर पार्टनर एंड मैच द टर्म्स विथ देयर गिवन मीनिंग्स. तो जो भी पहले जो वर्ड्स दिए गए कॉलम ए में, सो उसे हमें मैच करना है कॉलम बी में जो भी उसका मीनिंग दिया गया है उससे. तो आप देख सकते हैं कि पहला जो वर्ड है यहाँ पे ह्यूमनिज्म. सो व्हाट इज मीन बाय ह्यूमनिज्म, यहाँ पे हमें बताना है वहाँ पे. तो ह्यूमनिज्म का मैं यहाँ पे आपको आंसर बता सकता हूँ कि जो ई नंबर का है, a realistic outlook towards humans rather than a divine or supernatural one. तो इसका आंसर है, पहले का आंसर है ई. सेकेंड नंबर इज देयर पैट्रियोटिज्म. अब पैट्रियोटिज्म उससे आप देशभक्ति कहते हैं, तो उसका आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो सी नंबर का है. देखो, क्वालिटी ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक, विगरस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री. तो देखिए, देशभक्त होना और हमारे देश के लिए पूरा सपोर्ट रखना, इससे आप पैट्रियोटिज्म कह सकते हैं. तो इसका आंसर है सी. नेक्स्ट इज देयर इंटरनेशनलिज्म. तो इसका आंसर है जो डी नंबर का है, स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरनेशनल. तो इसका आंसर हो सकता है डी. लिबरलिज्म. अब लिबरलिज्म आपको पता है जहाँ पे लिबरल व्यूज़ होते हैं उसे लिबरलिज्म कहा जा सकता है. तो इसका आंसर है होल्डिंग लिबरल व्यूज़. जो भी बी नंबर का ऑप्शन है वो उसका आंसर है. यहाँ पे आप बी कर सकते हैं. और उसके बाद में एनवायरमेंटलिज्म जो 5 नंबर का है, तो उसकी जो मीनिंग है ए नंबर की है. तो आप वहाँ पे लिख लीजिए कंसर्न अबाउट एंड एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो भी आप चिंता करते हैं, वरी करते हैं, और उसके लिए आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उससे आप क्या कह सकते हैं, एनवायरमेंटलिज्म कह सकते हैं. तो ये है ए नंबर का. तो ऐसे इसके 5 आंसर मिल जाते हैं. देखिए, अब यहाँ पे कुछ पोएम्स के टाइप्स दिए गए हैं, और ये हमें नीचे दिए गए जो भी ब्लैंक्स है उसमें हमें भरना है. तो वहाँ पे उन्होंने कहा है taking the help of dictionary, internet, guess and write the type of poem against its description. ओके, तो चलिए लिखते हैं. यस, तो पहला यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अ लॉन्ग स्टोरी पोएम ऑफन मिथिकल. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी एक बहुत ही लॉन्ग ऐसी स्टोरी पोएम होती है और जो कि एक मिथिकल होती है, सो उसे आप इपिक कह सकते हैं. तो उसका आंसर लिख लीजिए इपिक. सेकंड नंबर इज देयर अ शॉर्ट स्टोरी पोएम विथ अ मैसेज. तो जिससे हम बलाड कह सकते हैं. ये यहाँ पे आंसर इसका सेकंड नंबर का लिख लीजिए बलाड. नंबर 3 है अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, उससे आप सोनेट कहते हैं. तो ये जो है ये यहाँ पे सोनेट आप लिख लीजिए. नंबर 3 का है सोनेट. नंबर 4 है अ सॉन्ग लाइक पोएम
अ सॉन्ग लाइक पोएम, तो उससे आप लिरिक कहते हैं, तो आप वहाँ पे लिरिक लिख लीजिए। उसके बाद में 5 नंबर, अ पोएम विथ नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइम, रिदम एटसेट्रा, तो उसका आंसर होता है, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी वगैरह नहीं होता है, तो उसका आंसर है फ्री वर्स। फ्री वर्स जहाँ पे राइम नहीं होता है, रिदम नहीं होता है, उससे आप कह सकते हैं कि फ्री वर्स, मुक्त काव्य। ओके, ये यहाँ पे आंसर है, देखिए 5 नंबर का आंसर है फ्री वर्स। 6 नंबर का है, अ पोएम सेट इन अ पिक्चरस्क रस्टिक बैकग्राउंड, उसे आप इडिल कहते हैं, ये यहाँ पे आंसर इसका। उसके बाद में 7 नंबर, अ सैड पोएम लैमेंटिंग डेथ ऑफ अ लव्ड वन, तो जो भी हमारे पास के व्यक्ति होते हैं, अगर उनकी मौत होती है तो एक सैड पोएम कही जाती है, तो उस पोएम को क्या कहा जाता है, तो उस पोएम को कहा जाता है एलिजी। ये यहाँ पे आंसर है, देखिए एलिजी। नेक्स्ट वन इज देयर, अ पोएम सॉरी अ 5 लाइन शॉर्ट फनी पोएम विथ राइम स्कीम AABBA, तो उसे हम कहते हैं लिमरिक। ये यहाँ पे आंसर है, देखिए एक 5 लाइन की फनी पोएम होती है और उसकी राइम स्कीम कैसी होती है, AABBA, तो उसे हम लिमरिक कहते हैं। और लास्ट का है, अ पोएम रिटन जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, तो उसे आप ह्यूमरस ये आंसर दे सकते हैं, ये यहाँ पे आंसर है। ओके, डन। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर है 4, जहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप दिया गया है। तो इंग्लिश वर्कशॉप देखने जा रहे हैं, तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है, इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग, तो नीचे दिए गए जो भी 5 लाइन है उनके लिए और उसी मीनिंग की लाइन आपको ढूंढनी है आपके पोएम में से, और वो वहाँ पे लिखनी है। तो ये क्वेश्चन एक मार्क के लिए आ सकता है। देखिए, तो देखिए पहली लाइन है A नंबर की, टैगोर विशेष फॉर अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल, तो जहाँ पे लोग ट्रूथफुल होते, ऐसी लाइन हमें ऐसी मीनिंग दिखाने वाली एक लाइन हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो इसका आंसर है, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, पहले नंबर का। उसके बाद में दूसरी लाइन दी है उन्होंने B नंबर की, द पोएट वुड लाइक एवरीवन टू वर्क हार्ड टू रीच देयर गोल एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन, तो इसी जो मीनिंग के लिए जो लाइन है वो है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन। सेकंड नंबर के लिए लिख लीजिए, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Okay, done. तीसरी है, the poet wishes that everyone in his country holds his head high in dignity, तो हर एक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी एक लाइन हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो 3 नंबर का आंसर लिख लीजिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड the head is held high. Okay, number 4 is there, the poet dreams of a nation where knowledge should be free to all, तो एक ऐसा देश जहाँ पे ज्ञान लेना और सीखना फ्री हो, तो इसी लाइन है, लिख लीजिए नंबर 4 के लिए, where knowledge is free, ये आंसर है इसके लिए। और 5 नंबर के यहाँ पे, द पोएम इज अ प्रेयर, द पोएम इज अ प्रेयर, तो इसकी लिख लीजिए, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, तो ये लाइन आप वहाँ पे लिख लीजिए, जो उसका आंसर हो सकता है। ओके,
यस, डन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। रीड द कॉलम केयरफुली एंड मैच द एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स। तो जो भी यहाँ पे फ्रेजेस वगैरह आए हैं उनकी मीनिंग यहाँ पे सामने दी गई है, तो उसका जो मीनिंग है वहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, द हेड इज हेल्ड हाई, तो इसका आंसर है ये यहाँ पे देखिए सी नंबर। अ पर्सन विथ अ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ पोजेसिंग इट, तो इसका यह मीनिंग सी नंबर का है, पहले नंबर का है सी आंसर। 2 नंबर का है यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तो इसका आंसर है डी, तो इसका आंसर यहाँ पे होता है डी, नैरो माइंडेडनेस। नंबर 3 है नॉलेज इज फ्री, नॉलेज इज फ्री, तो उसका आंसर है ई नंबर का, एजुकेशन इज गिवन टू ऑल। उसके आगे डेप्थ ऑफ ट्रूथ, तो डेप्थ ऑफ ट्रूथ उसका आंसर है सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, जो बी नंबर का आंसर है उसका यहाँ पे। नंबर 5 है माइंड इज विदाउट फियर, माइंड इज विदाउट फियर, तो उसका आंसर है ए नंबर का, अ फियरलेस पर्सन, ये यहाँ पे ए नंबर। 6 नंबर इज देयर, देखिए स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, तो इसका आंसर है ये यहाँ पे एम एट परफेक्शन। उसके बाद में है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का है क्लियर थिंकिंग, सामने ही है समझो। नंबर 8 है डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स का आंसर है ये यहाँ पे एफ नंबर का, ड्राइड अप इनफर्टाइल लैंड ऑफ सैंड्स, ओके। और लास्ट है एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, उसका आंसर सामने ही है, ब्रॉडनिंग आउटलुक एंड एटीट्यूड, ओके। सो यू कैन जस्ट point these all things in your book or the notebook. Third number question is there, answer the following questions in your own words, in your own words, okay. So देखिए शॉर्ट में हमें आंसर बताएं। हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, ओके। तो पूरा जो देश है एक छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बढ़ गया है यह हमें यहाँ पे बताना है, देखिए। सो आवर वर्ल्ड is broken into fragments by divisions on the basis of like religion, caste, class, race, rich, poor and color in societies all over the world, okay। ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा जो देश है कैसे बढ़ गया है, कैसे टुकड़ों में बढ़ गया है, तो जो भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म, जात पात और रिचनेस है, गरीबी है और जो लोगों के रंग है, इसमें हमारा देश बढ़ गया है, इसी बेसिस पे हमारा देश बढ़ गया है, ओके। आप वहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट द टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी फॉर, अब टायरलेस स्ट्राइविंग किस चीज़ के लिए होनी चाहिए ऐसा उन्होंने कहा है, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया जा सकता है, द टायरलेस स्ट्राइविंग शुड बी to attain or to achieve our own aim, goal or to achieve perfection in our life, ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट नंबर इज देयर, where words come out from the depth of truth, explain in your own words, so इसका मतलब क्या है आपको बताना है। So I can say that the line where the words come out from the depth of truth means that people must be honest in thought, word and deed. They should stand
by the truth even when they face the most difficult of situations. तो इसका आंसर आप लिख लीजिए. डी नंबर का क्वेश्चन है, हु इज दी इन द पोएम, TSEE दी, व्हाट डज द पोएट अपील टू दी टू डू. तो यहाँ पे जो दी वर्ड आया है, सो दी मीन्स यू. ये जो यू वर्ड है, यू वर्ड किसके लिए आया है ये बताना है यहाँ पे. सो दी इज गॉड एंड पोएट विशेष गॉड टू अवेकन हिज कंट्री इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम. पूरा देश उठना चाहिए और एक पूरा देश एक हेवन में बदल जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. एंड पीपल फ्रॉम दिस कंट्री, they should be truly free and total freedom they should get of good thoughts, good words and good actions. Okay, so यहाँ पे इसका आंसर ये हो सकता है. ई नंबर का है, what qualities does the poet wish to inculcate in his countrymen. तो कौन सी क्वालिटीज इन लोगों में कवि लाना चाहते हैं. तो मैं बता सकता हूँ वहाँ पे एक हो सकता है फियरलेसनेस, किसी भी बात का डर ना हो. दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे किसी भी बात पर भेदभाव न हो. ट्रूथफुलनेस, सच्चाई लोगों में हो. हार्डवर्क, मेहनती लोग हो. परफेक्शन हो उनमें. लॉजिकली सोचे, लॉजिक, ये एक हो सकता है. ब्रॉड माइंडेडनेस, ये एक इसका हो सकता है. क्लियर थिंकिंग हो लोगों में. सिंसेरिटी ऑफ हार्ट हो. डिग्निटी हो उनमें. ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज़ वो उनमें इंकलकेट करना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. थर्ड नंबर में बी क्वेश्चन है, राइट इन योर नोटबुक योर ओन रेस्पॉन्स एंड जस्टिफाई वेयर नीडेड. सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इज द पोएम अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन. तो मैं कह सकता हूँ कि यस. सो द पोएम इज अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन, बट आई थिंक सो इट कंसर्न्स ऑल द कंट्रीज विच आर अंडर एन ऑप्रेसिव रूल. सो जो भी कंट्रीज ऑप्रेसिव रूल में आज भी जी रहे हैं, उन कंट्रीज के लिए भी ये पोएम रिलेवेंट है. इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम फॉर ऑल सच कंट्रीज. तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे पूरे देश, उनके फ्रीडम के लिए ये कविता बात कर रही है. नेक्स्ट नंबर इज देयर, व्हाट शुड द वर्ड्स वी स्पीक रिफ्लेक्ट. जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं उन्होंने क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए. सो वेरी सिंपल आंसर इज देयर, सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस शुड बी रिफ्लेक्टेड बाय दोज वर्ड्स. What, next question is there, C number, what should people keep on widening, how it be done. तो लोगों ने क्या वाइडनिंग रखना चाहिए और ये कैसे किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे पीपल शुड कीप ऑन वाइडनिंग देयर एटीट्यूड एंड आउटलुक. आई थिंक सो. सो ये कैसे किया जा सकता है. सो दिस कैन बी डन बाय गेटिंग रीड फ्रॉम द prejudices, like traveling to the different places of our world or the country, and through I think so education. ये एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लोगों की जो थिंकिंग है वो ब्रॉड करता है. तो आई थिंक सो बाय एजुकेशन ऑल्सो वी कैन डू दीज ऑल थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डी नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट डार्कनेस ऑफ नाइट शुड आवर नेशन अवेक. तो कौन सी डार्कनेस से हमारा देश उठना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है. तो आई थिंक सो जो भी डार्कनेस अब हम देखते हैं, सो आवर नेशन शुड अवेकन फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ division of society made on the basis of caste, religion, races, color, richness, poorness. Okay,
old traditions or old traditional rituals are there, customs which are harmful to us. By imparting of knowledge to selected people, insincerity, untruthfulness, fear, and a lack of respect, lack of dignity, and prejudices. So जब ये सब बातें, इन बातों से अगर हम बाहर आएंगे तो तभी कहा जा सकता है कि वी आर अवेकन फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ नाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ई नंबर. व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर डज द पोएम रिफ्लेक्ट. तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो भी क्वालिटीज़ है हमें यहाँ पे बतानी है. तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि the poem reflects the attributes of Rabindranath Tagore. They are like patriotism, love for his country, clear thinking, broad outlook, his scientific attitude, and his emphasis on hard work. ये सब बातें हमें यहाँ पे दिखाई देती है. लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पे पेज नंबर 4 पे. What effect does the repetition of the word where at the beginning of each line? So जो भी एक वर्ड where वर्ड आ रहा है हर एक लाइन के पहले, क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो यहाँ पे मैं उसका आंसर बता सकता हूँ. The use of the word where at the beginning of each line creates emphasis on the fact that the poet is describing an ideal country. It creates a continuity of thought and links each of the factors that the poet describes into the whole idea of a heavenly country. तो देखिए एक आइडियल कंट्री का जो भी डिस्क्राइबिंग यहाँ पे हुई है, और एक पहली बात है कि कंटिन्यूटी ऑफ थॉट यहाँ पे हुआ है, और एक थॉट से दूसरा थॉट लिंक करने काम वेयर करता है यहाँ पे. तो देखिए ऐसा इसका आंसर हो सकता है. तो यू कैन राइट डाउन दिस ऑल थिंग्स एंड आई थिंक सो इट इज़ इनफ फॉर द टुडे. So for tomorrow we can see the page number 5. So thank you very much. Bye.